So, welcome back in a digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. I'm Dr. Sunil Chaudhary. So, last lecture अपन MSc previous second paper था अपना structure and function of invertebrates. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अपन डिस्कस कर चुके थे, जैसे अपन सीलोम की बात कर चुके थे, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम की अपन बात कर चुके थे। आज अपन उसके बाद में कुछ अपन ने फीडिंग मैकेनिज्म की भी बात की थी कि ऑर्गेनिज्म में, देखिए नाम से अपने को पता चल रहा है ना, सब्जेक्ट से पेपर से, कि इसमें अपने को पढ़ना क्या है कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में और उनका फंक्शन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले क्लासिफिकेशन, डिटेल क्लासिफिकेशन अपन बीएससी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनका अपन मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं और क्या मैकेनिज्म हो सकता है। चलिए, तो इसमें अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था फूड और फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म, उसके बाद में अपन ऑर्गन्स और डाइजेशन की बात करने वाले हैं यहाँ। तो फूड की कल मैंने आपको बताया था कि फूड एक तरीके से ऐसा मटेरियल है जो बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, या जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो एनर्जी मिलती है, जिस मटेरियल से एनर्जी मिलती है उसको अपन फूड कहते हैं। उसके बाद में फूड को मैंने 3-4 कैटेगरीज में बताया था कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं। एक तो सोल्यूबल फॉर्म में लेते हैं, दूसरा अपन ने कहा था पेस्टिकुलेटेड फॉर्म में, इसके बाद में नेक्स्ट अपन कह रहे थे फूड मास, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में, और लास्ट अपन कह रहे थे फ्लूइड फूड। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज अपन ने फूड के लिए बना दी थी। एक तो सोल्यूबल फॉर्म में, उसके बाद में दूसरा पेस्टिकुलेटेड फॉर्म में, तीसरा फूड मास, और लास्ट में लिक्विड फॉर्म में या फ्लूइड फॉर्म में बात करते हैं अपन। तो सोल्यूबल फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि सोल्यूबल फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली, जैसे एंडोपैरासाइट्स की अपन बात करते हैं, टैपवर्म की बात करते हैं, या प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ मेंबर्स की और बात करें, या एस्केहेल्मिन्थीज के मेंबर्स की अपन बात करते हैं, तो वे सोल्यूबल फॉर्म में फूड को कंज्यूम करते हैं। यानी कि वो पैरासाइट हैं और पैरासाइट्स में इस तरीके के एडेप्टेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, और सोल्यूबल फॉर्म में, यानी कि उसमें इन तरीके के सिस्टम्स डेवलप नहीं होते कि उनमें डाइजेशन हो सके, तो वो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट फूड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ आपके जैसे लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक की बात करने वाले हैं अपन इसमें, या फिर टीनिया की बात कर सकते हैं, टैपवर्म की बात कर सकते हैं, टैपवर्म या टीनिया सोलेनम है। ठीक है, ये हमेशा सोल्यूबल फॉर्म में फूड को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन ऑर्गेनिज्म में सिस्टम डेवलप नहीं हुए अभी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट काम नहीं करता। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट काम नहीं करता तो ये क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करेंगे, और डाइजेस्टेड फूड कहाँ मिलेगा, अपने इंटेस्टाइन में मिलेगा, या किसी में जैसे लीवर फ्लूक भेड़ की इंटेस्टाइन में रहता है या शिप की इंटेस्टाइन में रहता है, तो वहाँ से ये डाइजेस्टेड फूड को लेता है। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो सोल्यूबल फॉर्म में मिलता है। उसके बाद में अपन ने पेस्टिकुलेटेड फॉर्म की बात की थी कि इस पेस्टिकुलेटेड का मतलब है कि कुछ छोटे मोटे डिकेइंग मटेरियल्स हैं, प्लेक्टोन्स हैं, जू प्लेक्टोन्स हैं, फाइटोप्लेक्टोन्स हैं, वो सब मिल जाते हैं।
ठीक है, वो सब मिल जाएंगे और एक पेस्ट टाइप में बन जाता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पेस्टिकुलेटेड फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और पेस्टिकुलेटेड फॉर्म में फिर मैंने मैकेनिज्म भी बताई थी आपको कि पेस्टिकुलेटेड फॉर्म को लेने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे स्यूडोपोडियल लेते हैं या म्यूकस का सीक्रेशन करके लेते हैं, म्यूकोइडल फीडिंग की अपन ने बात की थी, ठीक है। उसके बाद में फूड मास यानी फूड को किस तरीके से, कुछ फूड के ये मोटे मोटे मान के चलिए ग्रेनल्स होते हैं जिनको डायरेक्टली एनगल्प करते हैं, यानी सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट उनको निगलते हैं, एनगल्प करते हैं। तो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो डायरेक्ट निगलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि फ्लूइड में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट फ्लूइड को लेते हैं, जैसे ब्लड क्या है, लिक्विड है, फ्लूइड है, इस फ्लूइड को डायरेक्ट सक करते हैं। तो हीरोडिनेरिया की बात करते हैं, एक्टोपैरासाइट है, हीरोडिनेरिया क्या करता है, डायरेक्ट फ्लूइड को कंज्यूम करता है, वहाँ से सक करता है। तो इसमें सकर्स प्रेजेंट हैं वहाँ चिपकने के लिए, एक लार्ज और एक स्मॉल, तो वहाँ से चिपक जाता है, चिपक के, और अंदर छोटे छोटे डेंटिकल्स प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है। तो इनकी जो बाइटिंग होती है एक तरीके से कह सकते हैं कि पेनलेस बाइटिंग होती है। तो पेनलेस बाइटिंग से वो बाइट करते हैं और बॉडी से ब्लड को सक करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज में अपन फूड को कैटेगराइज करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में, पेस्टिकुलेटेड फॉर्म में, फूड मास के फॉर्म में और फ्लूइड फूड के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से फिर अपन ने जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी कैटेगराइज किया था कि ऑर्गेनिज्म 3-4 तरीके के होते हैं। जैसे अपन ने एक बात करी थी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अपन ने कहा था कि एक होते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं फोटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में अपन ने कहा था कि वे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड सिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोट्रोप्स और कीमोट्रोप्स जो ऑर्गेनिज्म हैं सेल्फ फूड का सिंथेसिस करते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और उसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी थी अपने पास में हेटरोट्रोप्स थी। हेटरोट्रोप्स में यानी कि वो ऑर्गेनिज्म दो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। हेटरोट्रोप्स को अपन ने वापस से कैटेगराइज किया कि होलोजोइक में किया कि जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो एक होलोजोइक हो गया। उसके बाद में सेप्रोजोइक, कुछ जो डिकेइंग मटेरियल है वहाँ से फूड लेते हैं। इसके बाद में अपन ने कहा पैरासिट, कुछ दूसरों पे एक्टो और एंडो पैरासाइट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी। अब अपन बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की कि मैकेनिज्म क्या होती है, किस तरीके से न्यूट्रिशन चलता है। तो सबसे पहले अपन बात करें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्फ फूड का फॉर्मेशन होता है, तो वो हो गए ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स में प्लांट्स में तो कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। अपन यहाँ बात कर रहे हैं एनिमल्स की, क्योंकि जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी में भी इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ प्लांट्स तो आएंगे नहीं, इसका मतलब एनिमल्स ही आएंगे, कोई ना कोई ऐसे एनिमल्स होंगे जो ऑटोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन करते होंगे। यहाँ अपना एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपिक मोड में न्यूट्रिशन करता है और उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना जो स्पीसीज है वो ऑटोट्रोपिक मोड में न्यूट्रिशन करती है, यानी कि वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। कब, जब लाइट की प्रेजेंस होती है उस टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है,
ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो चलती है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, पानी कंज्यूम करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट आती है और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट में फूड को कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसलिए देखिए ये ऑर्गेनिज्म, अपने को ऐसा लगता है कि प्रोटोजोन्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में मिलता है जहाँ डिकेइंग मटेरियल इनको ज़्यादा मिलता है। या फिर देखिए इसका बिहेवियर देखेंगे यूग्लिना का, तो ये बहुत ज़्यादा सनलाइट को भी प्रीफर नहीं करता। अपन ऐसा नहीं मानते कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो ये जितनी ज़्यादा तेज़ सनलाइट होगी तो वहाँ मिलेगा, नहीं वहाँ नहीं मिलेगा। ये उन एरियाज में मिलता है या उस पोंड या तालाब में मिलेगा जहाँ आप बीच का मीडियम है, उसका ना ज़्यादा धूप है और ना ज़्यादा छाया है, उस जगह को प्रीफर करता है। यानी कि बिहेवियर इसका ये फोटोटॉक्टिक, कीमोटैक्सिक और इस तरीके के बिहेवियर शो करता है। तो इसका फोटोटैक्टिक जो बिहेवियर है उसमें देखेंगे तो ये बिल्कुल मिडल वाली जगह, यानी कि जहाँ ना ज़्यादा धूप हो और ना ज़्यादा छाँव हो, उस जगह को ये प्रीफर करते हैं। तो यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, उसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाता है। ठीक है, देखिए दोनों तरीके का अपन यूग्लिना को कह सकते हैं कि ये कैसा एनिमल है, मिक्सोट्रोपिक। तो यूग्लिना में ऑटोट्रोपिक नेचर से फूड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट से ये क्या करता है, फूड को सिंथेसिस करता है। देखिए अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोरोप्लास्ट देखते हैं यहाँ। इस तरीके का इसका जो क्लोरोप्लास्ट है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये क्रोमेटोपोर होता है। इसके बाद में ये जो बाहर की तरफ से ये जो कवर कर रखा है, इसको दो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको पेरामाइलियम बोलते हैं। पेरामाइलियम बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में बीच में आपको जो मैंने ग्रीन कलर के दिखाए हैं, आप देखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के हैं, जो जिनको बोलते हैं पायरेनोइड। पायरेनोइड बोलते हैं। और पाइनेरोइड अंदर वाला जो पार्ट है इसका, जिनको पायरेनोफोर बोलते हैं, ये वाला जो अंदर वाला रीजन है इसको पाइनेरोपोर बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट का। और ये आप यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूग्लिना में आपको एक फ्लैजिला दिखाई देता है। उसमें दो फ्लैजिला होते हैं लेकिन एक छोटा फ्लैजिला होता है, और उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दो पोर्शंस होते हैं उसमें, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। तो जो एंटीरियर पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो स्टिकी होता है या ब्लंट होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है यूग्लिना का, उसमें आपको फ्लैजिला भी दिखाई देते हैं। वहीं पे उसमें
माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है या जिसको साइटोस्टोम बोलते हैं वो प्रेजेंट है, और वहीं पे आसपास में ही देखेंगे आप तो आपकी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और बीच में न्यूक्लियस है, और वहीं पे आपका ये क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड का सिंथेसिस करता है, यानी कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म चलती है तो उस मैकेनिज्म को इसमें चलाने का काम करता है। और ये जो पैरामाइलिन के रूप में फूड का सिंथेसिस होता है लास्ट में, जो प्रोटोप्लाज्म में स्टोर होता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा अपना हेट्रोट्रोपिक मोड। अभी अपन ने बात की कि ऑटोट्रोपिक मोड, और ऑटोट्रोपिक मोड में अपन ने यूग्लिना की बात करी। और यूग्लिना कैसा होता है, दोनों नेचर का होता है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म की तरह भी फूड करता है और प्लांट्स की तरह भी। तो इसको अपन बोल सकते हैं मिक्सोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। मिक्सोट्रोपिक, ठीक है, एनिमल। देखिए यहाँ यूग्लिना को बीच में ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। बहुत से ऑर्गेनिज्म, ये जो साइंटिस्ट थे यूग्लिना को पहले प्लांट्स मानते थे, बहुत से साइंटिस्ट ने फिर डिस्कवरी की तो बाद में पता चला कि इसमें लोकोमोशन होता है, एनिमल्स की तरह भी फूड करता है ये। जब लाइट नहीं होगी तो उस कंडीशन में जो क्लोरोप्लास्ट है वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये ऑर्गेनिज्म की तरह फूड लेना चालू कर देता है। तो इसलिए अपन इसको मिक्सोट्रोपिक एनिमल भी बोलते हैं। तो ये जो मोड था ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मोड था, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन से कौन से ऑर्गेनिज्म फूड करते हैं और क्या उनकी मैकेनिज्म होती है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इसमें अपन बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो इसी मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन इसमें अपन कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म की यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरामीशियम की। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप देखेंगे न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है। तो यहाँ देखिए पैरामीशियम हेट्रोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन करता है, और यहाँ जो न्यूट्रिशन होता है उसको अपन सीलियरी फीडिंग बोलते हैं, ठीक है, सीलियरी फीडिंग बोलते हैं। तो पैरामीशियम होलोजोइक नेचर का है। होलोजोइक अपन ने बात किया था, हेट्रोट्रोपिक में कुछ कैटेगरीज बनाई थी इनकी कि कुछ एनिमल्स हैं वो होलोजोइक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ सेप्रोजोइक होते हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, होलोजोइक। होलोजोइक है तो ये क्या करता है, कुछ बैक्टीरियाओं को खाता है या कुछ डाइटम्स को लेता है, या कुछ अपने ये मान लीजिए यूनिसेलुलर एल्गी वगैरह है या प्लांट्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ये फीडिंग के रूप में लेता है, ठीक है। तो छोटे मोटे जितने भी प्लांट्स हैं, मिसोजोन्स हैं, या फिर कुछ लार्वी हैं, कुछ एग्स हैं उनको ये फीडिंग के रूप में यूज करता है। तो इसलिए नेचर में कैसा हो गया, होलोजोइक नेचर का एनिमल है। अब देखिए फीडिंग मैकेनिज्म की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। फीडिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं यहाँ
तो सीलियरी फीडिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया क्या करते हैं कि सीलियरी मूवमेंट्स होता है इसमें। अभी देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कि किस तरीके का पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है और कहाँ उसमें माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है वो स्लीपर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए, तो ऐसा कुछ आपका पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखता है, तो इसलिए इसको अपन स्लीपर शेप एनिमल कहते हैं। स्लीपर जैसा या शूज जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखिए बॉडी पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया सेम साइज के होते हैं, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको अपन बोल रहे हैं पॉइंटेड एंड है, वहाँ के सीलिया थोड़े से लंबे और टफ हो जाते हैं। ठीक है, इनको टफ्टेड सीलिया बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम पैरामीशियम कार्डेटम पड़ा। जो स्पीसीम है कार्डेटम का मतलब नीचे वाले जो इसके सीलिया हैं वो टफ होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसके स्ट्रक्चर में अपन बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है इसका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल रीजन है। इसके बाद में फिर देखिए नीचे वाला रीजन, इससे जस्ट नीचे वाला जो रीजन है वो बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी है और उसके जस्ट बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं साइटोफेरिंक्स या साइटोस्टोम। ये जो रीजन है मैंने रेड पेन से दिखा रखा है यहाँ, इसको बोलते हैं साइटोपाइग। ठीक है, साइटोपाइग। साइटोपाइग या एनस इधर से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को निकालता है। अंदर की तरफ देखिए मैंने रेड पेन से दिखा रखा है, तो इसको अपन बोलते हैं पाथ ऑफ सर्कुलेटरी फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल। ये देखिए यहाँ जो
इसका पार्ट देखेंगे आप साइटोफेरिंक्स का और साइटोस्टोम का या बक्कल कैविटी का एंड वाला जो पार्ट है इसको साइटोफेरिंक्स बोलते हैं। साइटोफेरिंक्स और साइटोस्टोम वाले रीजन से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से जो भी फूड पार्टिकल आते हैं वो इसमें आ जाते हैं, उसके बाद में यहाँ से इसका फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं फूड वैक्यूल फॉर्मिंग ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। और यहाँ देखिए ये फूड वैक्यूल्स पूरी इसमें मूवमेंट करते हुए आ रही है और इधर से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगी। तो यहाँ अपन शो कर सकते हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ फीडिंग की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले फीडिंग एपरेटस कौन कौन से काम में आ रहे हैं यहाँ फीडिंग के लिए एपरेटस में। इसमें सबसे पहले देखिए वेस्टिब्यूल आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में बक्कल कैविटी है, उसके बाद में साइटोफेरिंक्स है और लास्ट में साइटोस्टोम, ठीक है। यहाँ सबसे पहले वेस्टिब्यूल बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, उसके बाद में बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से आगे थोड़ा सा साइटोफेरिंक्स होता है और उसके बाद में साइटोस्टोम है। साइटोस्टोम के बाद में ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो बाहर एक आपको ये ग्रूव दिखाई दे रहा है, इसमें एक यहाँ ग्रूव होता है, इसको ओरल ग्रूव बोलते हैं, ओरल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इसमें फीडिंग एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सबसे बाहर की तरफ आपको ओरल ग्रूव दिखाई देगा, उसमें वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल कहाँ खुलता है? बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी साइटोफेरिंक्स में और साइटोफेरिंक्स साइटोस्टोम में खुलता है और साइटोस्टोम फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से, यानी फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन बनना चालू होता है। तो फूड वैक्यूल्स यहाँ फॉर्म हो गई, उसके बाद में इसमें होता है साइक्लोसिस मोमेंट। साइक्लोसिस मोमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये सर्कुलेट पूरे में घूमती रहती है। जो फूड वैक्यूल बनती है ये यहाँ से बनने के बाद में पूरी की पूरी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में मूव करती है और मूव करते करते अंदर की तरफ इसमें सेल्यूलर डाइजेशन होता है, यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीएज है, लाइपेज है। ये एंजाइम क्या करेंगे? इस फूड वैक्यूल का डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद में ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगी, यानी छोटी होती जाएगी साइज इसकी, और यहाँ से जो काम का मटेरियल है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको साइटोस्टोम के जस्ट नीचे, मैंने एक जगह साइटोपाइक नाम लिखा है या इसको सेल एनएस भी बोलते हैं, यहाँ एनएस प्रेजेंट है, मतलब ऐसे कोई पोजीशन नहीं होती, पहले से कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है इसमें, लेकिन जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल आता है तो इसको यहाँ से साइटोपाइक के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। देखिए अब इसमें क्या होगा कि किस तरीके से फीडिंग की मैकेनिज्म चलती है। फीडिंग की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ साइटोस्टोम वाला जो रीजन है इससे ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। देखिए वेस्टिब्यूल में और यहाँ सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिया क्या करते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं, यानी कि फूड कैसे आएगा, देखिए इस ऑर्गेनिज्म का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि ये कैसा होता है, मोस्टली फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिज्म है। तो अंदर के इनमें ओस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि देखिए फीडिंग कैसे करता है, पानी के साथ में, वाटर करंट के साथ में जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, छोटे मोटे डाइटम्स जा रहे हैं, कुछ लार्वी जा रहे हैं, कुछ और प्रोटोजोन्स ले रहा है, या छोटे मोटे प्लैंक्टोन्स हैं, जू प्लैंक्टोन्स, फाइटोप्लैंक्टोन्स हैं, उनको ये फीडिंग के रूप में यूज करता है। तो इधर से वाटर करंट के साथ में जाएगा और यहाँ सीलिया है, इसका मतलब यहाँ कैसी फिल्टर फीडिंग होती है, फिल्टर फीडिंग,
ठीक है, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है और सीलिया क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। यहाँ इधर से जो वाटर करंट के साथ में जो पानी आ रहा है, यहाँ से फिल्टरिंग होती है, जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हटा दिया जाता है, या मान के चलिए जो फूड नहीं है या फूड के काम का नहीं है, उन पार्टिकल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। और जो काम की चीज़ें हैं, जैसे कि कोई डाइटम्स है, प्लांट्स है, या फिर कोई प्रोटोजोन्स हैं या कुछ लार्वी हैं, उनको अंदर की तरफ बक्कल केविटी में धकेल दिया जाएगा, यहाँ से साइटोफेरिंग्स में, और साइटोफेरिंग्स से साइटोस्टोम। उसके बाद में साइटोस्टोम वाले रीजन से ये फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से मतलब कि ये जो पानी वगैरह साथ में आ रहा है, साथ में ये फीडिंग मटेरियल भी आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ से टूटकर अलग हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है फूड वैक्यूल में। और फूड वैक्यूल प्रोटोप्लाज्म में मूव करती है, यानी कि इसमें साइक्लोसिस मोमेंट होता है। कौन सा मोमेंट होता है? साइक्लोसिस मोमेंट होता है। और साइक्लोसिस मोमेंट की तरह साइक्लोसिस मोमेंट, तो साइक्लोसिस मोमेंट की वजह से ये पूरे प्रोटोप्लाज्म में घूमती रहती है, फूड वैक्यूल प्रोटोप्लाज्म में घूमेगी और लास्ट में धीरे धीरे इसका डाइजेशन होता रहता है, क्योंकि अंदर प्रोटोप्लाज्म में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीएज, लाइपेज, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे इसको डाइजेस्ट करने का काम कर देते हैं ये। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, इसको सेल एनस या साइटोपाइक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का फीडिंग आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सीलियरी फीडिंग जिसको बोलते हैं, ये पैरामीशियम में मिलेगा। तो पैरामीशियम में सीलियरी फीडिंग, और किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। स्ट्रक्चर आपने देखा कि एपरेटस कौन कौन से यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो एपरेटस हैं वो यहाँ जैसे वेस्टिब्यूल है, और यहाँ चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिया क्या करते हैं, फूड को छान कर आने देते हैं। तो यहाँ जो फीडिंग होती है वो कैसी होती है? फिल्टर फीडिंग। ठीक है, और उसके बाद में डाइजेशन के लिए साइक्लोसिस मोमेंट होता है, और उसी में अंदर प्रोटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो इनको डाइजेस्ट करते हैं, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को साइटोपाइक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने कहा साइटोपाइक या एनल स्पॉट या सेल एनस, कई नाम देते हैं, आपको कुछ भी मिले तो कंफ्यूज नहीं होना। सेल एनस या एनल स्पॉट या साइटोपाइक, यहाँ भी इसको अपन सेल माउथ भी नाम देते हैं। कई जगह ये लिखा हुआ मिलेगा सेल माउथ, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी, साइटोफेरिंग्स, उसके बाद में साइटोस्टोम, और लास्ट में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे कि कैसे ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल साइज के प्रोटोजोन वगैरह हैं उनको खा रहा है, यानी कि ये ऑटोट्रोपिक मोड का न्यूट्रिशन नहीं है, हेटरोट्रोपिक मोड में न्यूट्रिशन कर रहा है। उसके बाद में मैंने मैकेनिज्म बताया कि किस तरीके से फीडिंग होती है। इसमें वाटर करंट के साथ में ऑर्गेनिज्म आते हैं, फीडिंग मटेरियल आता है, यहाँ वेस्टिब्यूल में उसको छाना जाता है, सीलिया प्रेजेंट है। उसके बाद में छनित जो भी यूज की चीज़ें उसको अंदर भेज दिया जाएगा, और बिना काम की चीज़ें उनको बाहर निकाल दिया जाता है, रेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में फिर अपने डाइजेशन की बात की कि डाइजेशन के लिए साइक्लोसिस मोमेंट होता है। साइक्लोसिस मोमेंट के थ्रू पूरी बॉडी में ये घूमते हैं, फूड वैक्यूल्स पूरे इसकी प्रोटोप्लाज्म में घूमेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे ये स्मॉल साइज की होती जाती है, क्योंकि डाइजेशन होता है, और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड है, इसको बाहर साइटोपाइक या सेल एनस या एनल स्पॉट के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो काम की चीज़ें हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो पैरामीशियम में चलता है, और ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मोड है। उसके बाद में दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं ओबेलिया का।
न्यूट्रिशन इन ओबेलिया। अभी बात कर रहे थे पैरामीशियम की, अब दूसरे स्पीसीज की बात करते हैं। ओबेलिया में देखते हैं न्यूट्रिशन कैसे होता है। ओबेलिया देखिए सिलेंट्रेट है, ठीक है। अभी अपन ने बात की थी प्रोटोजोन की बात कर रहे थे, उसके बाद में जैसे पोरीफोरा में भी अपन बात करते हैं। तो पोरीफोरा में किस तरीके का फीडिंग मैकेनिज्म होती है। पोरीफोरा में बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं ओस्टिया, और एक होता है ओस्कुलम। तो ओस्टिया के थ्रू वाटर करंट या पानी अंदर एंटर करता है स्पॉन्जोसिल कैविटी में, और ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो वहाँ कोलर कोशिकाएं होती हैं या कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। कोइनोसाइट सेल्स क्या करती हैं, वो भी उसमें भी फ्लेजिला की तरह स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वो ट्रैप करने का काम करती है। फीडिंग मटेरियल जो आता है उसको ट्रैप कर लेती हैं, और उसके बाद में उसको सेल्यूलर डाइजेशन होता है। अंदर की तरफ आपने देखा हो पोरीफोरा का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो अपन ने कहा इसको कि यहाँ सेल्यूलर ग्रेड ऑफ लेवल होता है, यानी कि सेल से मिलकर बना होता है। बाहर की तरफ पिनेकोडर्म सेल्स और अंदर की तरफ कोइनोडर्म सेल्स होती हैं। इनके बीच में मीजोग्लिया भरा रहता है, या बहुत सारी और सेल्स होती हैं, जैसे अमीबोसाइड सेल्स हैं, वो आगे जाकर अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो यहाँ पे फिर वो कोइनोसाइट्स जो सेल्स हैं, वो फूड मटेरियल है उसको अंदर की तरफ धकेल देती है, और वहाँ फिर उसका डाइजेशन होता है, सेल्यूलर डाइजेशन होता है। फिर अपन बात कर रहे हैं सिलेंट्रेटा की। तो सिलेंट्रेटा में देखिए, सिलेंट्रेटा ओबेलिया जो है, ओबेलिया कॉलोनी या ओबेलिया, ये कहाँ सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है, और सिलेंट्रेटा फाइलम का मेंबर है। तो यहाँ दोनों टाइप के जोइड्स होते हैं, बोथ टाइप ऑफ जोइड्स। बोथ टाइप ऑफ जोइड्स का मतलब अभी अपन बात करेंगे। इसमें जनरेशन ऑफ अल्ट्रेशन प्रेजेंट होता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसकी एक जो स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है, वो पोलिप होती है, और जो एसेक्सुअल स्टेज है वो पोलिप होती है, और जो सेक्सुअल स्टेज है वो मेडुसा होती है। तो दो स्टेज होती हैं। तो टू टाइप्स के जोइड्स होते हैं, इनमें पोलिप पॉलिप, और दूसरा होता है आपका मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा दो तरीके के जोइड्स होते हैं। तो अपन दोनों में बात करने वाले हैं कि किस तरीके का इनमें फीडिंग होता है। तो ये क्या होता है, एक्टिवली फीड करता है, एक्टिवली फीडिंग में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ देखिए, आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो ओबेलिया का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो ओबेलिया बिल्कुल आपको ट्री जैसा स्ट्रक्चर वहाँ उसका दिखाई देता है। ओबेलिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल पेड़ के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बहुत से लोग तो इसको पहले ट्री मानते थे, लेकिन उसके बाद में जो लिकोर्ट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में उनका जो नेचर है कि नहीं, ये एनिमल नेचर का वो है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो देखिए, स्ट्रक्चर की थोड़ी सी अपन बात करते हैं कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो दिखाई देता है आपको।
इस तरीके का कुछ मैं रफ डायग्राम बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके का कुछ डायग्राम दिखाई देता है इसका आपका ओबेलिया का। इसमें देखेंगे ऊपर की तरफ दोनों जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके आप क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन भी इसी बेस पे किया गया है, पॉलिप और मेडुसा की प्रेजेंस के बेस पे। तो इस तरीके का दिख रहा है। तो जस्ट आप देखेंगे तो इसमें जैसे ये रूट लग रहा है इसका, ये स्टेम लग रहा है और इससे ब्रांचेज निकली हुई है इसी तरीके का। तो जैसे आपके बोटनी में आप पढ़ रहे हो, कहीं आपने पढ़ा हो लेमिनेरिया के बारे में पढ़ा हो, तो उस तरीके का ये आपको प्लांट दिखाई देते, प्लांट की तरह ये आपको दिखाई देता है। इसमें देखिए बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका। तो ओबेलिया जो कॉलोनी है इसमें ये जो नीचे वाला ये जो पोर्शन है इसको हाइड्रो रूट बोलते हैं, हाइड्रोमूल बोलते हैं नीचे वाले रीजन को। इसके बाद में ये स्टेम है हाइड्रो स्टेम, या इसको हाइड्रोक्यूलस भी बोलते हैं, हाइड्रोक्यूलस या हाइड्रो स्टेम, इसको हाइड्रो रूट बोलते हैं। इसके बाद में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको इसको अपन ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल, या फिर इसको गोनेंजियम भी बोलते हैं, ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम। देखिए इसमें ये गोनोपोर, ये बाहर की तरफ गोनोथिका, गोनोथिका से कवर रहता है। और अंदर की तरफ आप इसमें देखेंगे या इसको अपन बोल सकते हैं पूरे को ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं इसको। और इसमें अंदर की तरफ ये मेडुसा का फॉर्मेशन होता है, तो मेडुसा बड बोल देते हैं इनको, ठीक है। और इस पूरे पोर्शन को अपन गोनोंजियम बोलते हैं पूरे पोर्शन को। इधर आप देखेंगे तो ये पोलिप या इसको हाइड्रेंथ बोलते हैं, पोलिप या हाइड्रेंथ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ चारों तरफ से टेंटिकल से कवर रहता है, ये टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल से कवर रहता है माउथ, बड़े बड़े लार्ज साइज के टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। देखिए स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल देखना क्लियर, यहाँ अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको अपन सीनोसार्क बोलते हैं। अंदर की तरफ होता है सीनोसार्क ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और बाहर की तरफ पेरिसार्क, बाहर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिसार्क। और रिंग लाइक फॉर्म में इसको चारों तरफ से कवर्ड रहती है। पोलिप इसकी एसेक्सुअल फेज है, और जो सेक्सुअल फेज है वो होती है मेडुसा, ठीक है। तो दो तरीके की कवरिंग है। अपन ने इसको कहा था कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें एक एपिडर्मिस होगी, एक्टोडर्म होती है, और दूसरी गेस्टोडर्म्स, यानी इसमें अंदर की तरफ गेस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी है। वैसे अपन ने कहा था कि ये एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में सीलोम नहीं होती लेकिन दूसरी कैविटी होती है। जैसे अपन बात करते हैं पोरीफोरा में तो अपन वहाँ कहते हैं स्पोंजोसिल कैविटी प्रेजेंट है, यहाँ अपन बात कर रहे हैं गेस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो गेस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म होती है यहाँ, और दूसरी गेस्टोडर्म लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें अंदर की तरफ सीनोसार्क और बाहर की तरफ पेरिसार्क, ये बाहर वाली इसको कवर करके रखती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऊपर वाला मैंने आप लोगों को बताया कि इसको पोलिप बोलते हैं। पोलिप टेंटिकल्स के द्वारा कवर रहता है, टेंटिकल्स हैं बड़े बड़े लार्ज साइज के, इसमें टेंटिकल्स माउथ को कवर करके रखते हैं, अप्रोक्स 24 तक के टेंटिकल्स इसको कवर करके रखते हैं। यहाँ माउथ है, माउथ इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम में खुल रहा है माउथ, नीचे की तरफ हाइपोस्टोम या इसको मेन्यूब्रियम भी बोलते हैं। और ये कवर्ड रहता है किससे? हाइड्रोथीका से, इसको बोलते हैं हाइड्रोथीका। हाइड्रोथीका के द्वारा ये कवर रहता है इधर।
ठीक है। और इस पूरे जो एरिया है जिसमें टेंटेकल्स प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, ये कवर है, तो इस पूरी जो इधर की पूरा जो पोर्शन है इसको अपन पॉलिप बोलते हैं या हाइड्रेंथ बोलते हैं, पॉलिप या हाइड्रेंथ। और दूसरा पोर्शन ये वाला है जिसमें गोनोथिका प्रेजेंट है, गोनोपोर है, मेडुसा बड है, इसको पूरे को अपन बोलते हैं गोनोंजियम। ठीक है, गोनोंजियम और हाइड्रेंथ। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसका, ओबेलिया कॉलोनी का। ओबेलिया कॉलोनी देखेंगे। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये एसेक्सुअल फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये सेक्सुअल फॉर्म होगी। कैसे? क्योंकि पोलिप है। अब पोलिप में क्या हो रहा है, बड, मेडुसा बड, यानी पोलिप में बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और ये मेडुसा का फॉर्मेशन हो रहा है। मेडुसा यहाँ बनेंगे, गोनोपोर से इनको रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज होने के बाद में ये पानी में फ्री लिविंग स्टेज है। तो यहाँ देखिए पोलिप जो है, दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पोलिप या हाइड्रेंथ और दूसरा मेडुसा। जो पोलिप है ये कैसा होता है, सेसाइल यानी स्टेबल, स्टेबल एक जगह स्थिर रहता है। और ये कैसा होता है, मूवेबल, ये फ्री लिविंग होता है या फ्री लिविंग स्टेज होती है मेडुसा। और पोलिप स्टेबल होता है। पोलिप जो है ये एसेक्सुअल फॉर्म होती है, मेडुसा सेक्सुअल, यानी कि यहाँ गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि सिर्फ गैमिट के इसमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और मेडुसा का फॉर्मेशन होता है। और मेडुसा में फिर गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद में प्लेन्यूला लार्वा बनता है, ओबेलिया का लार्वा प्लेन्यूला लार्वा बनता है। लार्वा फिर सबस्ट्रेटम पे जाके चिपक जाएगा, चिपकने के बाद में उसमें डेवलपमेंट होगा और वापस से वो पोलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। तो दोनों में अपन न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं कि पोलिप में कैसे न्यूट्रिशन होता है और मेडुसा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। पहले पोलिप में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं अपन। न्यूट्रिशन इन पॉलिप। न्यूट्रिशन इन पोलिप में पहले न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन पोलिप में मैंने भी आपको दिखाया कि आप ऊपर देखेंगे इसमें तो चारों तरफ पोलिप में क्या है, फ्री टेंटेकल्स हैं, फ्री एंड्स हैं, यानी टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं। और उस एरिया को अपन ने क्या कहा था, पोलिप या हाइड्रेंथ कहा था। तो ये मोस्टली आप इसको देखेंगे ओबेलिया को, तो ओबेलिया की जो पोलिप स्टेज है ये प्रीडेसियस और कॉर्निवोस है, यानी कि छोटे मोटे जो भी क्रिस्टेशियंस हैं या फिर मोलस्कन है ये उनको पकड़ के फीड करते हैं। अब देखिए फीडिंग की मैकेनिज्म की बात करें अपन यहाँ कि फीडिंग कैसे होता है। नेचर में तो कैसा हो गया, प्रीडेसियस या कॉर्निवोस है, छोटे मोटे जो भी क्रिस्टेशियंस हैं, मोलस्कन है, प्रोटोजोन है, इसके अलावा तो इनको ये फीड करता है। तो ये नेचर में कैसा हो गया, कॉर्निवोर्स हो गया, मांसाहारी प्रवृत्ति का एनिमल हो गया। अब फीडिंग की बात करते हैं कि इनकी फीडिंग की मैकेनिज्म कैसी होगी। देखिए फीडिंग की मैकेनिज्म यहाँ देखेंगे। फीडिंग में तो पोलिप में पहले बात कर रहे हैं अपन। पोलिप में क्या है, ऊपर की तरफ टर्मिनल एंड पे क्या है, माउथ प्रेजेंट है, माउथ है। और माउथ को अपन ने क्या कहा, माउथ नीचे की तरफ हाइपोस्टोम या मेन्यूब्रियम में खुलता है, मेन्यूब्रियम में। अब चारों तरफ मेन्यूब्रियम जो है या माउथ है वो टेंटेकल से घिरा रहता है और सर्कुलेट फॉर्म में 24 टेंटेकल्स माउथ को सर्कुलर फॉर्म में चारों तरफ से कवर करके रहते हैं। उसमें ये जो टेंटेकल्स हैं
वो दोनों तरीके, एक तरीके से अपन कह रहे हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, और ये नीडोब्लास्ट सेल्स जिनको अपन दंश कोशिकाएं कहते हैं, ये फंक्शन करती हैं फूड को कैप्चर करने में। यहाँ अभी अपन बात करेंगे कि मैकेनिज्म में कि आगे कैसे इनमें फीडिंग होती हैं। तो जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म आकर जब इनसे टकराता है तो ये दंश कोशिकाएं दाग दी जाती हैं, या दंश कोशिकाएं डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को पेनेट्रेट करती हैं, और इनमें दंश कोशिकाओं में या स्टिंगिंग सेल्स में हिप्नोटॉक्सिन एक मटेरियल होता है, टॉक्सिक मटेरियल होता है जो भरा रहता है, उसको ये उस एनिमल में उड़ेल देती है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है या बेहोश हो जाता है। उसके बाद में उनको टेंटिकल से माउथ तक लाया जाता है और फिर अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है। तो उसमें दोनों तरीके का डाइजेशन होता है। आधा डाइजेशन बाहर की तरफ ही हो जाता है, पहले डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद में बाकी डाइजेशन अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो अपन पोलिप में न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं, फीडिंग की मैकेनिज्म, तो ये बाकी कल के क्लास में कंप्लीट करते हैं।